नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे यूरोप में वाणिज्यवाद। इससे पहले हम एक व्याख्यान कर चुके हैं। आज दूसरा व्याख्यान है। विगत व्याख्यान में हमने बात की थी कि वाणिज्यवाद किन परिस्थितियों में प्रारंभ हुआ, वाणिज्यवाद के उदय के क्या कारण थे और किस प्रकार से व्यापारिक संगठनों का विकास यूरोप में उस समय हुआ। फिर बीमा कंपनियां आईं क्योंकि जहाज समुद्रों में नष्ट हो जाते थे, व्यापारियों का नुकसान होता था, और तो बीमा कंपनियों के आने के बाद वो भय समाप्त हो गया। फिर हमने किया विगत व्याख्यान में ही कि वाणिज्यवाद का अर्थ क्या है। जो विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने एकेडमिकली क्या इसकी परिभाषा दी है, ये हमने किया। वाणिज्यवाद के नियम हमने किए और उद्देश्य हमने विगत व्याख्यान में किए। आज हम वाणिज्यवाद के उदय के कारणों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम इसके उदय के कारण नहीं करेंगे तब तक टॉपिक के अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। पहला जो कारण है वो पुनर्जागरण का कारण है। आप जानते हैं, हम पुनर्जागरण पढ़ चुके हैं, तो आपके मस्तिष्क में यह बात है कि उस रेनेसा जो यूरोप में जिसको कहा गया, और करीब 14वीं शताब्दी से या 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ले लें, वहाँ से 16वीं सदी का जो यूरोप में एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक परिवर्तन हुए और परिवर्तनों में भी प्रगति हुई, वो पुनर्जागरण का दौर। पुनर्जागरण ने व्यावहारिक दृष्टि से मनुष्य की बौद्धिक चेतना और चिंतन शक्ति का पुनर्जन्म पुनर्जागरण से हम देखते हैं। अब जानते हैं कि रोमन साम्राज्य की अवनति के बाद यूरोप में एक गहन अंधकार छा गया था और सदियों तक यूरोप वासी इस अंधकार में डूबे रहे। विद्यार्थियों, ये वह काल है जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत विश्व में ज्ञान का गुरु था। उस समय यूरोप अंधकार में डूबा हुआ था। लोगों के जीवन पर चर्च और धर्म का गहरा प्रभाव था और मनुष्य को स्वतंत्र रूप से सोचने की छूट नहीं थी। धर्मशास्त्रों में जो कुछ लिखा और उसकी जो कुछ सच्ची झूठी व्याख्या धर्म के प्रतिनिधि कर रहे थे, वो पूर्ण सत्य मानना पड़ता था। विरोध करने पर मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। फिर स्थितियों में परिवर्तन आता गया और मनुष्य ने अपने आप को तथा अपनी उपलब्धियों को पहचानना प्रारंभ किया। वह परलोक की चिंता को छोड़कर इहलोक में जिज्ञासा करने लगा। धार्मिक समस्याओं के स्थान पर सांसारिक समस्याओं को प्रधानता देने लगा। पुनर्जागरण ने आलोचना को नई गति एवं विचारधारा को एक निडर परिवेश प्रदान किया। उसने मनुष्य को अंधविश्वास जो थे, रूढ़ियां, चर्च के बंधनों से मुक्त किया और मनुष्य को इस जीवन का पूरा पूरा आनंद उठाने के लिए प्रेरित किया। मानव जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा दी। अब विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि मानव जीवन सार्थक कैसे बनेगा।
मानव जीवन में सुख कैसे प्राप्त होगा? तो ये जो सांसारिक सुख है, इसके लिए धन दौलत की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है। तो धन दौलत का, सांसारिक सुख के लिए धन दौलत का संग्रह करना आवश्यकता, परिणाम स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में धीरे धीरे और फिर बाद में स्नेह स्नेह व्यापक प्रगति होने लगी। तो ये तो था पहला कारण। दूसरा कारण, भौगोलिक खोजें। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप वासियों में भूगोल के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जिससे भौगोलिक अनुसंधान को प्रोत्साहन मिला। पुर्तगाल और स्पेन ने यूरोप के अन्य देशों का मार्ग प्रशस्त किया। वास्को डी गामा ने पूर्वी द्वीप समूह के लाभप्रद व्यापार का जल मार्ग खोज निकाला। आप जानते हैं ना, वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, कालीकट में पहुंचा था अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए। और कोलंबस अमेरिका की तरफ निकल पड़ा और वहाँ वो एक नई दुनिया की खोज हुई। बाद में अनेक यूरोपीय जो यात्री हैं, विश्व के अज्ञात क्षेत्रों के अनुसंधान में जुट गए। सरकारों ने उनको हेल्प किया। नए क्षेत्रों से प्राप्त धन संपदा से पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, ये जो यूरोपीय देश है, संपन्न होने लगे। धीरे धीरे भौगोलिक अनुसंधानों का काम राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। एक तरफ तो वाणिज्य का विकास हुआ और दूसरी तरफ उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का प्रसार हुआ। तो विद्यार्थियों, यदि आपको उपनिवेशवाद के कारण लिखना हो तो भी आप भौगोलिक खोज ले लेंगे, साम्राज्यवाद के कारण लेना हो उसमें भी भौगोलिक खोज आपके काम आएगा, पुनर्जागरण भी काम आएगा। अगला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। ये जो दौर था यूरोप में, इसमें जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। अब जो जो यूरोप की जनसंख्या बढ़ती गई, त्यों तो रोटी की समस्या भी बढ़ती गई। दैनिक जीवन में जो कठिनाइयाँ, रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हैं, उनमें कठिनाइयाँ आने लगी, क्योंकि अब एकमात्र एग्रीकल्चर सेक्टर से, हाँ हम बात कर रहे थे भाई, वो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई त्यों त्यों समस्याएं बढ़ती गई। अकेला एक एग्रीकल्चर सेक्टर अब उसके बस की बात नहीं रही कि इतनी जनसंख्या का पालन किया जा सके। अतः अधिक का अधिक लोग उद्योग धंधों की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी बात यह थी कि जनसंख्या की वृद्धि के जो कारण हैं, जो होम प्रोडक्ट्स हैं या दूसरी चीज़ें, उनकी बहुत अधिक डिमांड बढ़ गई थी। बढ़ती हुई मांग ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। अब विद्यार्थियों, यदि आपको औद्योगिक क्रांति के कारण लिखने हो तो उसमें ये जनसंख्या आ जाएगी। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया। औद्योगिक विकास ने व्यापार वाणिज्य को विकसित होने में सहयोग दिया और वाणिज्यवाद जो है वो बढ़ा। अगला, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन से जो पूर्व है, मध्ययुगीन चर्च की मान्यता थी कि धन का लालच और संग्रह मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। भौतिक सुख क्षणिक होता है, अतः सांसारिक धन दौलत का संग्रह करना बेकार है और ब्याज पर रुपया लेना और देना पाप है। चर्च की ये जो शिक्षाएं थीं, व्यापार और वाणिज्य के विकास में बाधक थीं। 16वीं सदी में चर्च की कुछ धार्मिक बातों एवं विचारों के विरुद्ध जबरदस्त विद्रोह उठ खड़ा हुआ और विद्रोहियों ने रोमन चर्च का परित्याग करके अपने निजी चर्च की स्थापना की। धर्म के क्षेत्र में होने वाले इन परिवर्तनों से
वाणिज्यवाद को नई शक्ति प्राप्त हुई। नए चर्च के अनुयायी प्रोटेस्टेंट कहलाते थे। उन्होंने ब्याज लेना और ब्याज देना इसको मान्यता प्रदान कर दी और मितव्ययिता, समय, कठोर परिश्रम आदि पर जोर दिया, जो व्यवसाय की वृद्धि तथा पूंजीवाद के विकास के लिए आवश्यक गुण थे। इसके अलावा प्रोटेस्टेंट्स जो थे उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी बल दिया। उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति पर भी कि व्यक्ति के पास में अपनी संपत्ति होनी चाहिए, इसका कोई विरोध उन्होंने नहीं किया। और जब ये ऐसे विचार चर्च की तरफ से आने लगे तो व्यक्तिवादी विचारधारा को समर्थन मिलने लगा। लोगों में संपत्ति का जो सृजन है वो उनका जो ट्रेंड है बढ़ने लगा और ये सब होने से वाणिज्यवाद की जो विचारधारा है वो उस विचारधारा को एक यूँ कह दिए, यूँ कहूँ कि पंख लग गए। अगला विचारों में परिवर्तन, और विचारों में परिवर्तन की बात खास करके राजनीतिक विचारों में परिवर्तन। धर्म सुधार आंदोलन के पूर्व यूरोपीय राज्यों पर चर्च के प्रमुख पोप का जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव था। राजाओं का राज्याभिषेक पोप की स्वीकृति के बाद ही होता था। यह विद्यार्थियों आप पढ़ चुके हैं। पोप को राज्यों के घरेलू और वैदेशिक जो मामले थे वो पूरा हस्तक्षेप रहता था। पोप अपने आदेश के द्वारा किसी भी कैथोलिक राजा को धर्म और समाज से बहिष्कृत कर सकता था, पद से हटा सकता था और उस राजा की प्रजा को विद्रोह के लिए आदेश दे सकता था। संक्षेप में कहा जाए तो पोप के पास असीमित अधिकार थे, जिसकी वजह से यूरोप के शासक राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तनों को प्रोत्साहन देने की स्थिति में नहीं थे। 16वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों और निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना तथा राजाओं की शक्ति मतलब को राजा शक्तिशाली होना चाहिए, ये विचार हुआ। राज्य शक्तिशाली होना चाहिए। इस विचारधारा का स्पष्ट चित्रण उस युग के प्रसिद्ध लेखक मैकियावेली की रचना दी प्रिंस में देखने को मिलता है। उसने लोगों को चर्च की शक्ति न मानकर राज्य की शक्ति को मानने और उसे प्रबल बनाने का सुझाव दिया। उसके अनुसार राजा की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और देश के भीतर प्रचलित अन्य शक्तियां राजा के अधीन रहनी चाहिए। धर्म भी राजा के अधीन रहना चाहिए। ये जो इस प्रकार के विचार यूरोप में हो रहे थे और इस प्रकार के विचार जो यूरोप में आ रहे थे, वहाँ लोगों में राजनीतिक समझ बढ़ रही थी। लोग समय की मांग को पहचान रहे थे और ये जो इस प्रकार का जो एक वैचारिक परिवर्तन आया, अब राष्ट्रीय राज्य हो, राष्ट्रीय राज्य शक्तिशाली हो, इन सब के लिए धन दौलत की आवश्यकता थी। ये जो धन दौलत की आवश्यकता थी, इस धन दौलत की आवश्यकता से वाणिज्यवाद जो है वो वाणिज्यवाद जो जिसके हम कारण कर रहे हैं वो वाणिज्यवाद जो है उससे बढ़ रहा था, क्योंकि अब विदेशी व्यापार से बहुत धन कमाया जा सकता था। तो देश जो हैं, राष्ट्र जो हैं, वो विदेशी व्यापार करने लगे क्योंकि उनको मजबूत सेनाओं की ज़रूरत थी, अधिक सेना की ज़रूरत थी, अधिक शस्त्रों की ज़रूरत थी। उसके लिए अधिक धन की आवश्यकता थी जो वाणिज्य से पूरा हो सकता था। नेक्स्ट, आर्थिक परिस्थितियाँ। वाणिज्यवाद के उदय के समय की आर्थिक परिस्थितियों ने भी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया।
मध्यकाल के पूर्वार्ध में व्यापार वाणिज्य के विकास की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। सामंतों ने कृषि को अर्थव्यवस्था का आधार मान लिया था। उद्योग धंधे नाम मात्र के थे, उनमें स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त ही उत्पादन होता था। जैसे गांव में आप गांव का जानते हैं कि गांव में एक एक बढ़ई का घर होता है, यानी कि एक जो लकड़ी का काम करता है जिसको खाती कहते हैं, वो एक एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले का घर होता है, एक लोहे का काम करने वाले का घर होता है, तो वो सोने का सुनार जो है वो होता है। तो वो हमारी जो आवश्यकताएं जो होती हैं, वो रोज़मर्रा की मिनिमम आवश्यकताएं जो पूर्ति हैं, उस प्रकार के उद्योग धंधे उस समय यूरोप के अंदर प्रचलित थे, जो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। संपूर्ण आदान प्रदान वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। वस्तु विनिमय विद्यार्थियों, मैं आपको उदाहरण देकर के यदि बताऊं, जैसे किसी व्यक्ति को आटा चाहिए या गेहूँ 5 किलो आटा चाहिए, अब उसके पास रुपए नहीं है। अब एक व्यक्ति है, उसको मांस खाना है, उसको मुर्गा चाहिए, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो आपस में वो कहते हैं कि तू ले, ये मुर्गा ले ले, मुझे आटा दे दे। ये वस्तु विनिमय कहलाता है। तो प्राचीन काल का जो समय था, चाहे भारत का था, चाहे भारत से बाहर की दुनिया जिसको हम यूरोप कह रहे हैं, बेशक यूरोप, कहीं भी तमाम जगह व्यापार और जो लेन देन जो था वो वस्तु विनिमय से चल रहा था। गांव में बहुत समय पहले तक भी वो सब्जी बेचने वाला कोई आ रहा है, तो हमारे जो घर में महिलाएं हैं वो गेहूं का एक प्याला या एक पतीला भर के लेके जाती है और वो उसको सब्जी वाले को दे देती है और उससे सब्जी खरीद लेती है। यह विद्यार्थियों वस्तु विनिमय होता है। इससे आर्थिक जो व्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था जो है वो उसमें गति नहीं आती है। किंतु जब मुद्रा करेंसी जब आ गई, मुद्रा का प्रचलन हो गया, तो यह बाधा दूर हो गई और व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र व्यापक होता चला गया। इंग्लैंड की जो उस समय किंग थी, महारानी थी, एलिजाबेथ प्रथम क्वीन, उसने सिक्कों में सुधार उसके समय में हुआ और उससे व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। 16वीं सदी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों तथा अमेरिका के कई क्षेत्रों में सोने तथा चांदी के भंडारों का पता लगा और उसके बाद मुद्रा का प्रचलन और बढ़ गया। उसी युग में बैंकिंग जो सिस्टम है वो आया, बैंकों का जन्म हुआ। उसने अभूतपूर्व सहयोग दिया उद्योग धंधों की उन्नति में, आंतरिक व्यापार में, विदेशी व्यापार में, क्योंकि बैंक से लोन मिलने लगा, कर्जा मिलने लगा। और उस दौरान आप जानते हैं नए नए देशों की खोज हो रही थी, उससे वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिल रहा था। तो ये जो परिस्थितियां थीं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो करेंसी का प्रचलन हो, चाहे उस समय सोने और चांदी की धातुएं मिल रही थी दुनिया में कई जगह पर, उन धातुओं का मिलना हो, तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, ये व्यापार के वाणिज्य के अनुकूल थी। इससे व्यापार वाणिज्य बढ़ा। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। अभी हमने राजनीतिक विचारों की जब बात कर रहे थे, उसमें ये बात आई थी कि यूरोप में, उसी से जुड़ी हुई बातें हैं, यूरोप में सामंतवाद का पतन तथा राष्ट्रीय राज्यों का उदय मध्य युग की एक प्रमुख घटना थी। जर्मन आक्रांता पश्चिमी यूरोप में स्थायी रूप से बस गए थे और स्थानीय लोगों से काफ़ी वो उनका इंटरेक्शन था। कालांतर में उनके प्रयत्नों द्वारा पश्चिमी यूरोप में राष्ट्रीयता का प्रचार हुआ और राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। 16वीं सदी के प्रारंभ में सामंतवाद की जो शक्ति है वो समाप्त प्राय थी।
जर्जर हो चुकी थी। इससे राजाओं को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिला। पहले जो थे वो सामंत राजा को शक्तिशाली नहीं होने देते थे क्योंकि उनमें की यूनिटी थी, लेकिन अब जब वो कमजोर हुए तो राजा शक्तिशाली होने लगा है। इटली और जर्मनी में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना उस समय नहीं हो पाई, परंतु इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन यहाँ के शासकों ने राष्ट्रीय राज्यों की सफलता वो स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। बाद में पुर्तगाल, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड और स्वीडन, इन देशों में भी राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हुई। राष्ट्रीय राज्यों ने अपने अपने राज्यों में शांति एवं व्यवस्था को कायम किया, जो कि व्यापार और वाणिज्य के लिए पहली शर्त है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। क्योंकि प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य अपनी शक्ति एवं समृद्धि बढ़ाने के लिए उत्सुक था, अतः अपने राज्य के व्यापारियों को विदेशों से व्यापार करने तथा वहां से सोना चांदी राज्य में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा। इसके बाद है मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग के उदय ने वाणिज्यवाद को तथा वाणिज्यवाद के विकास ने मध्यम वर्ग को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वस्तुतः ये दोनों कारक एक ही सिक्के के दो पहलू रहते हैं। नगरों के उदय और उनके महत्व की वृद्धि के साथ साथ इस वर्ग का महत्व भी बढ़ता गया। इतिहासकार चार्ल्स मोराजे लिखते हैं कि यूरोप के विस्तार, इसकी भौगोलिक वैज्ञानिक खोजों और इसकी प्रगति में मध्यम वर्ग का सर्वाधिक योगदान रहा है। विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से अर्जित औद्योगिक, व्यावसायिक और व्यापारिक निपुणता के माध्यम से मध्यम वर्ग ने वाणिज्यिक चरित्र को धारण किया। कुलीन वर्ग के पतन के बाद, यानी कि सामंत जो थे पुराने जो के बाद ही मध्यम वर्ग उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का शासकीय वर्ग बन बैठा और इससे वाणिज्यवाद को जबरदस्त समर्थन मिला। तो विद्यार्थियों, ये तो थे वाणिज्यवाद के कारण। अब हम प्रमुख वाणिज्यवादी जो विचारक थे उस समय, उनकी चर्चा करना चाहेंगे। उन विचारकों में पहला नाम सर टॉमस मून का। ये देखिए, वाणिज्यवाद का समय लगभग 300 वर्षों का रहा था। इस अवधि में अनेक विचारक हुए जिन्होंने अपने विचार प्रवाह से उस युग को नई दिशा दी, जिसमें एक नाम सर टॉमस मून 1571 से 1641। ये इंग्लैंड के एक प्रबुद्ध लेखक और व्यापारी थे, विचारक भी थे। इनकी जो पुस्तक है इंग्लैंड्स ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड, इनकी मृत्यु के काफी सालों बाद 1664 में प्रकाशित हुई थी। लोग इस रचना को वाणिज्यवाद की गीता मानते हैं। सर टॉमस ने देश के धन संग्रह के लिए विदेशी व्यापार को बढ़ाने का सुझाव दिया था, क्योंकि धन वृद्धि से ही देश शक्तिशाली बन सकता है। उन्होंने लिखा था कि अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए हमें विदेशों को अधिक माल निर्यात करना चाहिए और कम से कम आयात करना चाहिए, अर्थात व्यापार का संतुलन देश के पक्ष में रहना चाहिए।
ये कह रहे हैं कि आप वस्तुएं अधिक से अधिक प्रोडक्ट करें और उनको विदेश में बेचें। बेचें अधिक, खरीदे कम। विदेशी व्यापार की जो सुझाव है सर टॉमस का, कि अपने को बेचना अधिक है तो अधिक धन आएगा, खरीदना कम है तो अपना कम धन व्यय होगा, ये उन्होंने कहा। अगले जो विचारक हैं एंटोनियोसरा। एंटोनियोसरा एंटोनियोसरा का जो टाइमिंग है 1580 से 1650। इनका जन्म इटली में हुआ था। उन्होंने अपनी पुस्तक में व्यापारवादी सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सोने चांदी के संग्रह को भी महत्व दिया और लिखा कि इससे देश महान बनता है। उनका कहना था कि उद्योगों में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है और इसी से देश में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। इसके विपरीत एग्रीकल्चर में मौसम की अनिश्चितता के कारण लाभ अनिश्चित रहता है। तो इनका मानना भी यही है कि वो जो है व्यापार अधिक से अधिक किया जाए। तीसरे बड़े जो विचारक हुए जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट, 1619 से 1683। फ्रांस के वित्त मंत्री, आप फ्रांस के वित्त मंत्री थे विद्यार्थियों। कॉलबर्ट का वाणिज्यवाद को विकसित करने में महत्वपूर्ण सहयोग रहा। कालांतर में वाणिज्यवाद को इन्हीं के नाम पर कॉलबर्टवाद भी कहा जाने लगा। इनके जो प्रमुख विचार थे वो कहते थे कि सड़कों व नहरों के निर्माण करके घरेलू अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। अपने जो इंटरनल जो सड़कें हैं, नहरें हैं, नहरों के माध्यम से व्यापार, मतलब व्यापार जो परिवहन है, जल परिवहन, उसके माध्यम से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, यही सड़कों का कार्य है। तो वो उन्होंने कहा कि इनको अच्छा करें। उन्होंने कहा शक्तिशाली जहाजी बेड़े का निर्माण करें क्योंकि विदेशों से व्यापार करना है। उन्होंने कहा अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि यदि अनाज बाहर जाएगा तो विद्यार्थियों, फिर उनका मानना देश में अनाज महंगा होगा, लोगों को कठिनाई होगी। वो कहते थे कि गिल्ड्स जो है उस पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि जो व्यापारिक संगठन है, जो प्रोफेशनल्स लोगों के जो संगठन हैं, उन पर सरकार की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वो उनका मानना था कि मुद्रा के सृजन के लिए निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहिए। और वे कहते, उनका एक अंतिम विचार कि शक्तिशाली व्यापारिक कंपनियों की स्थापना करो और फ्रांस के जो उपनिवेश हैं वो बढ़ाए जाए। उपनिवेश जैसे कि हम भारत जो है हमारा कभी इंग्लैंड का उपनिवेश था, ऐसे इन्होंने फ्रांस को सजेस्ट किया, वहाँ के वित्त मंत्री कॉलबर्ट ने, कि अपने को भी बाहर उपनिवेश बनाने हैं। वहाँ से संसाधनों का दोहन होने से यूरोप में खूब धन गया था, भारत का दोहन हुआ, इंग्लैंड माला माल हो गया। तो वो उपनिवेश बड़े लाभप्रद रहते थे, वहाँ से कच्चा माल मिलता था। उस कच्चे माल को फैक्ट्रियों में तैयार करके फिर बेचने के लिए मार्केट उपनिवेशों में इनको मिलता था। अंग्रेज ऐसा ही करते थे, यहाँ से कपास ले जाते, इंग्लैंड में कारखाने में उसके कपड़े बनाते, वापस आके भारत बेचते थे। तो बहुत सस्ते मूल्य पर यहाँ से खरीदते कच्चा माल और फिर महंगे दाम में यहाँ पर बेचते। ये कॉलबर्ट का भी यही मानना था। विद्यार्थियों, कुछ अन्य विचारक भी हुए जिनका नाम लेना भी प्रासंगिक रहेगा। एक नाम है सर विलियम पेटी, 1623 से 87। विलियम पेटी को जो सांख्यिकी विधि है उसका संस्थापक माना जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग किया था। तो इनका नाम भी वाणिज्यवाद के संदर्भ में लिया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जोसिया चाइल्ड है,
और जेम्स स्टुअर्ट है। ये कुछ प्रमुख अन्य वाणिज्यवादी विचारक उस समय हुए। विद्यार्थियों, शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।